हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित कुमार शर्मा। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा विच इज़ क्रिप्टो करेंसी। हालांकि ये टॉपिक बेसिकली टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपलेस्ट वे के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं। यह वीडियो बाइलिंगुअल होगा, यानी कंटेंट तो इंग्लिश में होगा, परंतु मैं इसको हिंदी में बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इनोवेटिव टॉपिक विच इज़ क्रिप्टो करेंसी। आगे बढ़ने से पहले वन क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं G20 कंट्रीज, या BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, या OECD यानी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर यूरोपियन यूनियन। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मैं इसका जवाब वीडियो के अंत में दूंगा, तो अंत तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट विद द क्रिप्टो करेंसी। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप छू नहीं सकते, परंतु हर कोई इसके होने का एहसास लेना चाहता है। इसके होने के एहसास से ही आपके बटुए का वजन बढ़ जाता है, तथा हर कोई जिसके पास ये मुद्रा आ जाती है उसकी कीमत धनी व्यक्तियों में की जाने लगती है। हम में से कईयों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना तो अवश्य है, परंतु केवल कुछ लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा है। यह मुद्रा बहुत ही कम समय में किसी को भी गरीब से धनी और धनी को गरीब बनाने की काबिलियत रखता है। अतः वित्तीय लेन देन का यह एक अत्यंत ही अस्थिर माध्यम है। उदाहरण के लिए FTX का बैंकरप्ट हो जाना, इसके बारे में आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में अभी मार्केट में लगभग 2000 से अधिक क्रिप्टो मुद्रा विद्यमान हैं, जिनके माध्यम से वित्तीय लेन देन की जा रही है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डिजिकॉइन, लक्ष्मी कॉइन, डॉग कॉइन इत्यादि इत्यादि। वस्तुतः यह एक ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करता है, जो कि एक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज माध्यम है। अतः क्रिप्टो करेंसी को विकेंद्रीकृत मुद्रा या डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सन 2008 में प्रकाशित एक पेपर से मानी जाती है, जो कि अगले साल सातोशी नाकामोतो के द्वारा बिटकॉइन के नाम से शुरू की गई। अधिकतर देशों में यह एक गैर सांविधिक अर्थात नॉट अ लीगल टेंडर है। इसका अर्थ यह है कि इन राष्ट्रों में जहां क्रिप्टो मुद्रा को धन विनिमय के लिए बैंक के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। वर्तमान समय में USA और टर्की के बाद भारत में क्रिप्टो करेंसी उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 73% लोग जिन्होंने किसी भी रूप में क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है, उनके निवेश डूब गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। यहाँ पर एक सवाल, BIS का हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाते हो, चाहे वो UPSC का हो या किसी भी स्टेट PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने ये जरूर देखा होगा कि वो अक्सर ही वैश्विक संस्थाएं और उसके हेडक्वार्टर्स को पूछते हैं। अतः इस नाते BIS एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो आप इसके हेडक्वार्टर्स को यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब अन्य चिंताओं के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाईली वोलाटाइल मुद्रा है, अर्थात इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव अत्यंत तरलता के साथ देखी जा सकती है, तथा सटीक अनुमान लगाना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसका मूल्य उतार चढ़ाव के कारण इसके क्रेडिबिलिटी अथवा विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते रहते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी से कम समय में लोगों ने काफ़ी अच्छी कमाई की है, परंतु उसकी संख्या कम ही है, तथा बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई को इसमें निवेश कर गंवाया ही है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग विभिन्न प्रकार के रैंसमवेयर जैसे वानाक्राई या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में भी किया जाता है, और इसको कई सारे गैर विनाश के कार्यों के रूप में ज़्यादातर उपयोग किया गया, न कि विकास के कार्यों के रूप में। अब हम लोग समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। क्रिप्टो करेंसी या जिसको डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, इस तरह की मुद्राओं का निर्माण माइनिंग अर्थात कोडिंग के द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी अधिक जानकारी जैसे कि अकाउंट से जुड़ी लेजर सर्वर जहां इंफॉर्मेशन को एकत्र किया जाता है, मुख्यतः अज्ञात ही होता है। यही कारण है कि अधिकतर देश इसको अपनी फिएट करेंसी अर्थात मुद्रा विनिमय के रूप में मान्यता नहीं देते, जैसा कि CBDC को RBI मान्यता देता है। यह एक डिजिटल फिएट करेंसी है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए तो आपकी समस्याओं के लिए कोई न्यायिक संस्था भी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक बिटकॉइंस की पूरी संख्या लगभग 21 मिलियन, जो कि मांग आधारित है, कीमतों के घटने और बढ़ने के मैकेनिज्म पर कार्य करता है। अतः इसके मूल्य में उतार चढ़ाव अत्यंत तीव्र गति से होता है। अगर हम 2008 रिसेशन को विस्तार से अध्ययन करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि यह मंदी के पीछे मुख्य कारण बबल क्रिएशन ही था। बबल क्रिएशन को हम लोग अब विस्तार से समझते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैं अमित अपना घर किसी दूसरे व्यक्ति मोहित को 10 लाख रुपए में बेचता हूँ। मोहित ने उसी घर को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, परंतु उसने उस घर के पैसे अमित को यानी मुझे नहीं चुकाए, किसी भी कारण से हो सकता है। फिर मोहित ने श्याम को, और श्याम ने लोन पर ही उस घर को खरीदा। श्याम ने बाबूराव को वही घर और बाबूराव ने राजू को वही घर बेचा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारा लेन देन तो कागजों पर ही हुआ है, परंतु इसका असर ये हुआ कि मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को रियल एस्टेट में बूम का भ्रम हुआ और बहुत सारे छोटे बड़े इन्वेस्टरों ने पैसे लगाने शुरू कर दिए, परंतु वास्तविकता में ऐसा कुछ तो था ही नहीं, जिसे बबल क्रिएशन की संज्ञा दी गई। इस टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने किए थे, जब उन्होंने यूएसए में आए इस रियल एस्टेट बूम को बबल की संज्ञा दी थी और बबल बस्ट के कारण सन 2008 में वैश्विक मंदी आई थी। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी में मांग बढ़ रही है, इसको भी बबल क्रिएशन की संज्ञा दी जा रही है। सन 2008 में मुद्रा की कीमतों में भारी अवमूल्यन से ही क्रिप्टो मुद्रा अर्थात विकेंद्रीकृत मुद्रा के चरण की अवधारणा प्रस्तुत हुई। यहाँ ये बात यह ध्यान रखने जैसी है कि यह सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पैसे विनिमय किया जाता है तथा मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती, अर्थात किसी भी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी नहीं होती तथा विनियमित अर्थात अनरेगुलेटेड भी होता है। अब इसके हम क्रिप्टो करेंसी के गुण के बारे में बात करेंगे। इस मुद्रा के तहत उन वर्ग विशिष्ट व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जो कि किसी कारणवश निवेश या बैंकों द्वारा विनिमय नहीं करते, चाहे वो कर संबंधी कारण हो। क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत आधारित व्यवस्था है, अतः किसी कंपनी में निवेश के साथ साथ इसके आंतरिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी कंपनी को रन करने के लिए नियमित वित्त की आवश्यकता होती है, अतः क्रिप्टो व्यवस्था एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था उपलब्ध कराती है। किसी भी मुद्रा का अवमूल्यन बाजार आधारित होने के साथ साथ उस देश की नियामक इकाई के द्वारा भी की जाती है, परंतु क्रिप्टो करेंसी में नियामक के न होने से अवमूल्यन की संभावना बहुत ही कम होती है। अतः इसका प्रयोग मुद्रा का एसेट के बैलेंस के प्रभावी प्रयोग के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने के कारण क्रिप्टो ट्रांजैक्शन रियल टाइम सुरक्षित और हस्तांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। अब हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के दोष। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज का उपयोग इलीगल विनिमय के लिए किए जाते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण दोष ये है कि अगर ट्रांजैक्शन करते समय गलती से आपने अकाउंट नंबर में एक अंक की भी हेर फेर कर दी और ट्रांजैक्शन हो गया तो पैसे वापस नहीं हो सकते तथा यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि सारे पैसे किसके अकाउंट में गए। यद्यपि क्रिप्टो करेंसी को विकेंद्रीकृत मुद्रा विनिमय तकनीक आधारित बताया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि यह कुछ लोगों के हाथों में ही निहित होता है। एक महत्व की बात, अगर आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दिया तो न तो वह स्थगित हो सकता है और न ही रिफंड हो सकता है। हाल के दिनों में डेटा डुप्लीकेसी, डेटा लॉस और डेटा चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ी है। इस तरह के ट्रांजैक्शन कर अधिकारियों के नज़र में आने के कारण कराधान संबंधित समस्याएं भी बढ़ रही है। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री क्रिप्टो करेंसी विनिमय पर 30% की दर पर कर लगाने हेतु कानून लागू किए हैं। हाल के दिनों में क्रिप्टो करेंसी के डूबने की घटनाएं काफ़ी बढ़ी है, तो इसके कारणों पर विचार करते हैं। क्रिप्टो के ट्रेंड के हिसाब से किसी एक व्यक्ति का नुकसान दूसरे व्यक्ति के लिए फायदे का सौदा होता है। इसको इस तरह से समझते हैं। टीवी पर आपने तो कई सारे एड्स देखे होंगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। इसको देखकर कई लोगों ने अच्छे रिटर्न्स के लालच में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे इनकी कीमतें बढ़ने लगी। जब कीमतें उच्च स्तर पर पहुंची तो बड़े निवेशकों ने एक साथ बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी को बेचना शुरू कर दिया, जिससे इनकी कीमतें धड़ाम से नीचे आ गई और कई छोटे और मंझोले निवेशकों ने करोड़ों रुपये गंवा दिए। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि FTX के राइज और फॉल से जुड़ा हुआ है। FTX जो कि एक सबसे बड़ी एक्सचेंज थी, दिवालिया हो गई। देखते हैं कैसे। FTX जो कि 2019 में बना, जुलाई 2021 में इसने $900 मिलियन तथा अक्टूबर 2021 में इसने $25 बिलियन का फंड रेज किया। नतीजतन 2022 में जनवरी में आते आते तक इसकी टोटल वैल्यूएशन $32 बिलियन की हो गई। अतः इसने कई छोटी क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया, जैसे कि ब्लॉकफाई, वोएजर डिजिटल।
अगस्त 2022 में पहली बार एक यूएस बैंक नियामक ने एफटीएक्स को झूठे और मनगढ़ंत खबरों को फैलाने पर रोका और आगाह किया। नवंबर 2022 को क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट कॉइनडेस्क ने खबर में बताया कि एक कंपनी के लीक्ड बैलेंस शीट के मुताबिक एफटीएक्स के क्रिप्टो ट्रेडिंग पर वो कंपनी पूरी तरीके से निर्भर थी, जिसकी वित्तीय व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। बिनांस नामक कंपनी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, उसने एफटीएक्स खरीदने की बात की। परिणाम ये हुआ कि एफटीएक्स के शेयर्स के प्राइस $80 पे पहुंच गए, जो कि इसका उच्चतम स्तर था। 12 नवंबर 2022 को एफटीएक्स ने बताया कि इसने गैर अधिकृत अकाउंट्स की पहचान की है, जिसने संदेहास्पद परिस्थिति में बड़े मुद्रा विनिमय किए हैं, जिसकी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं मिल पाई है। बिनांस ने एफटीएक्स को खरीदने के अपने निर्णय को वापस ले लिया और एफटीएक्स धराशायी हो गया। इस क्रिप्टो क्रैश को कई विश्लेषक द्वारा दूसरे फाइनेंशियल रिसेशन की संज्ञा भी दी गई और आप देख सकते हैं कि एफटीएक्स का प्राइस ऑल टाइम लो पे यानी $2 पे पहुंच गए। अब हम समझते हैं कि विश्व में किसी भी देश के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिप्टो मुद्रा को लागू किया जा रहा है, यह या तो पायलट फेज में है या फिर लागू किया जा चुका है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि येलो कलर्ड देशों ने डिजिटल करेंसी को पूर्णतया लागू कर दिया गया, जो कि है नाइजीरिया, ईस्टर्न कैरेबियन और बहामास। पिंक कलर्ड देश लागू करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें इंडिया है, चाइना है और कई सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। इंडिगो कलर्ड देश एक्टिवली इससे जुड़ी संभावनाओं पर कार्य कर रहे हैं। ब्लू कलर्ड देश अभी अर्ली रिसर्च फेज में है। आइए अब हम फेडरल बैंक के द्वारा स्वीकृत डिजिटल करेंसी के फायदों के बारे में जानते हैं। इस माध्यम से किए गए विनिमय की जानकारी रखना संभव है, अतः धोखाधड़ी के मामलों में कमी देखने को निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि एनोनिमस अकाउंट वेरीफाइड नहीं किया जा सकेगा और विनिमय नहीं हो पाएगा। इसके तहत एक केंद्रीकृत विनिमय सुविधा मिलेगी। भारत में इसकी संभावनाओं को तलाशने हेतु वर्ष 2017 में एक अंतर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था, जिसके सुझावों को मानते हुए ही आरबीआई ने सीबीडीसी यानी डिजिटल रूपी नामक फिएट डिजिटल करेंसी को पायलट बेसिस पर लागू किया था। आशा है अब तक की वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अब क्रिप्टो करेंसी की आधारभूत संरचनाएं, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, उसको समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक विकेंद्रीकृत संरचना है, जो कि हर बार एक यूनिक एल्गोरिदम पे वर्क करता है, जिसके कारण इसको हैक करना अत्यंत दुष्कर है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था होने के कारण इसको ट्रेस करना आसान है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। यही कारण है कि इसको आजकल प्रायः इस तकनीक का प्रयोग देखने को मिल जाता है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के रूप में, यूनिक डिजिटल आईडी बनाने में, कॉपीराइट प्रोटेक्शन में इत्यादि इत्यादि। आम लोग इस तकनीक के बारे में जानने को काफ़ी उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि वे बड़ी संख्या में क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, परंतु अभी भी इस तकनीक के बारे में बड़े स्तर पर स्वीकृत एवं अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब हम लोग क्रिप्टो मुद्रा के भविष्य की संभावनाओं के बारे में विचार करते हैं। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स के में मैप के थ्रू देखा कि कई सारे राष्ट्र क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल टेंडर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला ने एक क्रिप्टो करेंसी पेट्रो लॉन्च किया, जो कि फेल हो गया, परंतु इसके अलावा बाकी देश सकारात्मक रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु ये भी सत्य है कि अनधिकृत क्रिप्टो मुद्रा रातों रात गायब नहीं हो सकती, क्योंकि यह कराधान से मुक्त है तथा ट्रेसेबल भी नहीं है। अतः जो लोग ब्लैक मनी को मार्केट में रिवॉल्व कराना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे सही रास्ता है। मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई द्वारा एक तरफा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया था और रास्ते तलाशने के निर्देश दिए थे। परिणाम स्वरूप डिजिटल रूपी नामक फिएट करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब उस सवाल का जवाब जो मैंने स्लाइड्स के पहले भाग में आपसे पूछा था, जो कि था क्रिप्टो करेंसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा बनाया जाएगा, G20 कंट्रीज या BIS या OECD या यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो सही जवाब है OECD के द्वारा। इसके अलावा एक और मेंस आंसर एंटी क्वेश्चन,
जो कि है एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, गिव योर व्यूज बेस्ड ऑन रिसेंट ट्रेंड्स ग्लोबली। इस सवाल को इस वीडियो और स्लाइड्स में प्रदत्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर यह वीडियो का अंत होता है। बहुत जल्दी मैं एक नए इंटरेस्टिंग और जानकारी से युक्त वीडियो लेकर उपस्थित होता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मुझे आपके महत्वपूर्ण सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडी। धन्यवाद।